हेलो स्टूडेंट, बाबा इंद्रदेव गर्ल्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए सब्जेक्ट प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। हमने पहले लेसन में बताया था कि प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिक हेतु संवैधानिक प्राविधान, और उसमें हमने बताया था कि सार्वभौमिक का अर्थ होता है सभी के लिए, और संविधान के बारे में भी कुछ छोटी मोटी चर्चा हुई थी। तो उसमें हमने बताया था कि आपको 3 अनुच्छेद पढ़ना है। पहला अनुच्छेद 21 से 29 का भाग 2 और अनुच्छेद 45, इसके बारे में हम बता चुके हैं। तो क्वेश्चन आपका पूछ देता है कि प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिक हेतु संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो देखिए, इसी हेडिंग के अंतर्गत आप दर्शा सकते हैं। जैसे हमने बताया था अनुच्छेद 21 में हमने बताया था कि राज्य को 6 से 14 वर्ष के सभी बालक एवं बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। और उसके बाद सार्वभौमिक शिक्षा में आपका आता है 29 का भाग 2। सार्वभौमिक शिक्षा में 29 का भाग 2 आता है, और इसमें यह बताया जाता है कि राज्य द्वारा पोषित किसी भी संस्था में किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, प्रजाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोका जाएगा। और उसके बाद निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 45, इसके बारे में भी कल बताया गया था कि राज्य के इस संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के अंतर्गत सभी बालकों को, जब तक कि वे 6 से 14 वर्ष के नहीं हो जाते, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास किया जाएगा। अब आ जाते हैं अगले स्टेप में, धार्मिक शिक्षा। तो देखिए, धार्मिक शिक्षा भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग 1 में बताया गया है कि किसी भी राज्य द्वारा पोषित किसी भी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और इसका भी, धार्मिक शिक्षा का भी प्रावधान है कि राज्य द्वारा पोषित किसी भी संस्था में आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। उसके बाद है अगले स्टेप में मातृभाषा में शिक्षा। भारतीय संविधान 350 ए के अनुसार प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के महत्व को स्वीकारते हुए भारतीय संविधान की धारा 350 ए में मातृभाषा को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य को है। यानी राज्य को भारतीय संविधान की 350 ए में बताया गया है कि राज्य को प्राथमिक स्तर पे मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व है। उसके बाद संवैधानिक प्रावधान की अगली कड़ी में आ जाते हैं स्त्री शिक्षा। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार स्त्रियों एवं बच्चों को शिक्षा पर विशेष रूप से बल देना होगा। उसके बाद अगले पार्ट में आते हैं, जो है आगे केंद्र और राज्य के शैक्षिक अधिकार। देखिए, संविधान में, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों को शैक्षिक उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से विभाजन किया गया है। और संविधान में 3 अनुसूची बनी। संविधान में 3 अनुसूची बनी। प्रथम अनुसूची, आइए जानते हैं प्रथम अनुसूची में क्या है। तो देखिए, प्रथम अनुसूची में है, इसे केंद्र सूची कहते हैं। जो आपकी ये प्रथम अनुसूची है, इसको केंद्र सूची कहा जाता है। केंद्र सूची कहा जाता है। और प्रथम सूची में
केंद्र द्वारा या संसद कानून द्वारा इसमें नियम बनाए जा सकते हैं। दूसरी अनुसूची है द्वितीय सूची। द्वितीय सूची इसको राज्य सूची कहते हैं। राज्य सूची कहते हैं। इसमें कानून राज्य सरकार या विधानसभा के द्वारा बनाया जाता है या पारित किया जाता है। और तीसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सूची है आपकी, जिसे हम समवर्ती सूची कहा जाता है। ये समवर्ती सूची कहा जाता है और शिक्षा जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। तो समवर्ती सूची में क्या है, इसमें क्या है कि केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी होती है और इसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। तो हम अगले क्लास में समवर्ती सूची में शिक्षा से संबंधित बातों को रखेंगे। समवर्ती सूची में शिक्षा से संबंधित तथ्य को रखेंगे और कई पार्ट में इसके तथ्य दिए गए हैं कि जो समवर्ती सूची में शिक्षा से संबंधित तथ्य हैं उनमें क्या क्या बातें हैं। तो कल इस बारे में चर्चा होगी। धन्यवाद।